हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये है बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर। और हमारा आज का लेसन है या पार्ट जो है वो है एग्री रिसोर्सेज एंड दियर सस्टेनेबल यूज्ड। जो एग्रीकल्चर या कृषि संसाधन होते हैं उनका कैसे उपयोग करें, सुसंगत उपयोग कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो आज का टॉपिक है हमारा टॉपिक है भूमि जल एवं फसल उत्पादन संबंधी समस्याएं। ठीक है, भूमिगत जल जो होता है या भूमि जल और फसल उत्पादन संबंधी क्या समस्याएं होती हैं, अस्थायी कृषि हेतु इनका क्या प्रबंधन कैसे किया जाए। ठीक है, लैंड वाटर एंड क्रॉप प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम एंड दियर मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, अस्थायी कृषि में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे होता है। जल और पानी हो गया, और उसके बाद भूमि फसल उत्पादन संबंधी जो समस्याएं होती हैं उन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला कि भूमि संबंधी समस्याएं एवं निस्तारण प्रबंधन। ठीक है, सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम एंड दियर मैनेजमेंट। ठीक है, भूमि संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और जो है उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे प्रबंधन करते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले अत्यधिक उत्पादन हेतु क्या करते हैं। अधिक उत्पादन हेतु खेती के लिए भूमि संबंधी संसाधनों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि आज के समय में किसानों में एक तरह से कहा जाए तो फसल उत्पादन के लिए या फिर अधिक उपज के लिए जो है अनेकों प्रकार के कृषि संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, या रसायनों का या रसायन उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके अत्यधिक उपयोग से या फिर असंतुलित उपयोग से एक तरह से कह लें, क्या करते हैं, अगर अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं रसायनों का तो वो भी हमारे मृदा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उसी के साथ साथ जो कृषि संसाधन का हम अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं आज के समय में, जैसे भूमिगत जल का दोहन हो गया, ये सब क्या होता है, भूमि में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहा है इन सब चीज़ों से। भारत के कुल क्षेत्रफल में क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल 328 मिलियन हेक्टेयर में से लगभग 187 मिलियन हेक्टेयर भूमि विभिन्न प्रकार के विकारों से प्रभावित है। क्या है, देखिए भारत में कुल, अगर कृषि योग्य बात करें कि भारत में कुल कृषि योग्य भूमि कितने मिलियन हेक्टेयर है, तो भारत में कुल कृषि योग्य भूमि जो है वो है लगभग 328 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, लगभग 328 मिलियन हेक्टेयर है। और उसी के साथ साथ 187 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है विभिन्न प्रकार से अनेक प्रकार के विकारों से प्रभावित है। अब वो कौन कौन से विकार हैं या किस प्रकार के विकार हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। तो एक नज़र हम देख लेते हैं इस पे। पहला है सॉइल इरोजन या भूक्षरण, और दूसरा है कंपैक्टन या संघनन जिसे कहते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे पपड़ी बनना या कठोरता, मृदा की पपड़ी बन जाती है, और कार्बनिक पदार्थों में कमी, पोषक तत्वों का ह्रास, पोषक तत्वों का अपधवन एवं निच्छलन, जलमग्नता या वाटर लॉगिंग जिसे बोलते हैं, लवणीयता हो गया, अम्लीकरण हो गया, और उसके आगे देखें तो भूमि का बंजर होना हो गया, और विषरक्त पदार्थों का एकत्रीकरण, मृदा जैव विविधता में कमी, मृदा प्रदूषण और मृदा बीमारी। देखिए हम इन सब पे बारी बारी से चर्चा करेंगे और इसको अच्छे से देखेंगे कि कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूक्षरण या मृदा कटाव। आपने सुना होगा भूक्षरण या मृदा कटाव क्या होता है, या फिर इसे इंग्लिश में सॉइल इरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, मृदा का जो है, मृदा का कटाव या सॉयल इरोजन, मृदा एक जगह से, मृदा भूमि या जो एक तरह से कह लो कि कृषि योग्य जो भूमि होती है या फिर मृदा की जो ऊपरी परत होती है उसका क्षरण या कटाव वर्षा जल द्वारा या फिर क्या हवा द्वारा क्या होता है कि त्वरित मृदा क्षरण मृदा के कैंसर के समान है। ठीक है, ये जो मृदा क्षरण होता है एक तरह से कहें तो ये मृदा के कैंसर के समान है, क्योंकि कुछ विकसित एवं फल फूल रही मानव सभ्यताओं का विनाश इसी का गवाह क्या है कि ये जो भूक्षरण जो है एक तरह से कहा जाए तो एक समय भूक्षरण की वजह से मानव सभ्यता में मेसोपोटामिया की जो सभ्यता, हमने इतिहास में पढ़ा होगा मेसोपोटामिया के बारे में, कि वहाँ पे क्या था कि वहाँ की सभ्यता, जो मानव की सभ्यता का विनाश है इसी वजह से कि भूक्षरण। मेसोपोटामिया जो वर्तमान में इराक राष्ट्र है, ठीक है, कौन सा राष्ट्र है, इराक है।
कृषि की भूमि जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व उर्वर एवं खेती योग्य थी, अत्यधिक मृदा कटाव के कारण आज रेत के टीले में परिवर्तित हो गई है। इसकी प्राचीन सिंचाई की नालियों में गाद जमा हो गई, जिससे खेती का पूर्ण विनाश हो गया। देखिए, मृदा कटाव या सॉयल इरोजन हम इसको समझते हैं। मृदा कटाव, मृदा की मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, या कह लें कि मृदा की जो कृषि योग्य, मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है वही खेती योग्य होती है, ठीक है। तो वो एक तरह से हवा के द्वारा या फिर जो है पानी के द्वारा, वर्षा जल द्वारा, नदियों के बहाव द्वारा, इन सब के द्वारा मृदा की जो ऊपरी परत होती है उसका कटाव हो जाता है, वो बह जाती है। तो यह उर्वर मृदा होती है उसका बह जाना एक तरह से मृदा कटाव कहलाता है। अब इसका क्या प्रभाव, इसका क्या दुष्परिणाम निकला कि एक तरह से जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, एक समय था कि वहाँ की जो खेती थी, वहाँ की जो मानव सभ्यता थी, वहाँ बहुत अच्छी खेती होती थी, वहाँ उर्वर भूमि थी वहाँ की। लेकिन इन सब कारणों की, सॉइल इरोजन या मृदा कटाव के कारण वहाँ की स्थिति ये हो गई है कि आज वहाँ पे रेत के टीले हो गए हैं। क्या हो गए? वहाँ खेती योग्य भूमि में रेत के टीले हो गए हैं। भारत की बात करें तो भारत में मृदा क्षरण का वार्षिक औसत जो है वो है उस प्रदेशों में, जैसे राजस्थान में लगभग 5 टन हेक्टेयर है, जबकि शिवालिक पर्वत क्षेत्र में 80 टन हेक्टेयर है। वायु मृदा क्षरण शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब एक गंभीर समस्या है। यह भी है। और मृदा का जो ऊपरी परत होती है, मृदा की जो ऊपरी परत होती है 1 सेंटीमीटर की जो उपजाऊ होती है, उसको उपजाऊ मृदा की परत बनने में लगभग 150 से 130 से 400 वर्ष का समय लग जाता है। क्या? 130 से 400 वर्ष का समय लग जाता है मृदा की ऊपरी परत बनने में, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा पॉइंट जो है ये है मृदा सुहनता या फिर संघनन। क्या कहते हैं इसे? संघनन भी कहते हैं, मृदा संघनन भी कहते हैं। यह मृदा संघनन का तात्पर्य होता है मिट्टी के अधिक आयतन का दबाव के कारण दबकर कम आयतन में परिवर्तन होना। क्या होना? मृदा के अधिक आयतन का दबाव के कारण दबकर कम आयतन में परिवर्तित होना। इससे भूमि के स्थूल घनत्व, संरंध्र आदि मापते हैं। क्या करते हैं? इससे इसके जो है भूमि के स्थूल घनत्व, संरंध्रता आदि मापते हैं। जैसे कि कृषि में या खेती के लिए हम आज भारी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि कृषि यंत्र हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कंबाइंडर हो गया। इनका जो अपने खेतों में अगर बार बार हम इनका उपयोग करते हैं, बार बार उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? आवश्यकता से अधिक मिट्टी क्या होती है? दब जाती है। क्योंकि जब हम कोई भी फसल उगाते हैं, फसल उगाने के लिए हमें खेत की जुताई करते हैं, ठीक है, ताकि मिट्टी में जो है वायु का जो ऑक्सीजन का एक तरह से ऑक्सीजन धारण क्षमता होती है, वायु धारण क्षमता होती है, वो बनी रहे, ठीक है। उससे क्या होता है कि फलों को विकास, जो बीज होता है, फसलों के जो बीज होते हैं उनके विकास में एक तरह से बहुत लाभदायक होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मिट्टी पे जहां हम खेती कर रहे हैं वहां की मृदा पे अगर बार बार किसी भारी वाहन का उपयोग करेंगे, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, कंबाइंडर हो गया, टाली हो गया, तो क्या होता है मृदा की जो एक तरह से कहा जाए मृदा के कण होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। क्या होते हैं? आपस में चिपक जाते हैं, उनके दाब अधिक बढ़ जाता है, जिससे उनमें विभिन्न क्रियाएं जैसे बीजांकुर, वातान, जल धारण क्षमता, मृदा सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, अंतरश्रवण एवं जड़ों पर श्वसन का कुप्रभाव पड़ता है। क्या होता है कि जब मिट्टी को क्या होता है, जब मिट्टी पे बार बार मृदा में खेती योग्य भूमि जो होती है उस पे बार बार हम किसी भी एक तरह से कह लो ट्रैक्टर, कंबाइंडर का उपयोग करेंगे, तो मृदा की क्या होती है, जो आयतन होता है वो दबाव के कारण दब जाता है। क्या होता है? वो दबाव के कारण दब जाता है, ठीक है। जैसे कि मिट्टी की अगर खेत की जुताई करते हो तो मिट्टी की जो होती है वो कुछ ना कुछ थोड़ी मात्रा में आपको उथली दिखेगी, ताकि उसमें वायु का जो एक तरह से वायु हो गया, सूक्ष्म जीव हो गए, और उसके साथ साथ उसमें क्या बोलते हैं बीजांकुरण, वातान, ये सब जो होता है वो एक तरह से बना रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऐसी अवस्था में वो मिट्टी जो है दब जाती है, अधिक मात्रा में दब जाती है। तो उसमें उसके कारण क्या होता है कि बीजांकुरण, वतान, जल धारण क्षमता, मृदा सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, अंतरश्रवण और जड़ों के श्वसन पर कुप्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, और फिर इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। संघनन के प्रभाव को कम करने के लिए हमें कृषि में भारी यंत्रों का उपयोग कम करें। क्या करें? अगर हमें कम करना है, संघनन कम करना है, तो उसके लिए हमें कृषि में भारी
उपकरणों का उपयोग कम करना पड़ेगा, ठीक है। और तथा इसके लिए या फिर शून्य भू परिष्करण का हम उपयोग कर सकते हैं, या फिर आवश्यक उपकरणों को अनिवार्य एवं समुचित रूप से प्रयोग करना होगा, जिससे संघनन के कारण फसल की वृद्धि एवं विकास बाधित ना हो। क्या हो? संघनन के कारण फसल की वृद्धि या फिर उसका विकास जो है वो बाधित ना हो। पपड़ी बनना एवं कठोरता पैदा होना। क्या होना? मिट्टी का पपड़ी बनना या मिट्टी का कठोर हो जाना। मृदा की ऊपरी सतह पर, क्या? मृदा की ऊपरी सतह पर मृदा की ऊपरी सतह पर महीन मृदा कणों का एक पतली परत बन जाती है। क्या होता है? जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उस पर क्या होता है कि एक टाइम ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि मृदा की जो ऊपरी सतह होती है वह महीन मृदा कणों की एक पतली परत बन जाती है। क्या हो जाता है? महीन मृदा कणों की एक पतली परत बन जाती है, या फिर पपड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा किन्हीं क्षेत्रों में कि जब मिट्टी पे एक या तो हल्की बारिश होती है, उसके बाद धूप होने लगती है, बौछारी एक तरह से बौछारी पानी मिल जाता है, या वर्षा का जल होता है, हल्का जो बारिश होती है उसमें क्या होता है, मिट्टी के ऊपरी भाग पर क्या होती है, हल्की सी पपड़ी बन जाती है, परत बन जाती है, ठीक है। क्या होता है? परत बन जाती है। तब जब या किसी कारण हट जाती है तो मृदा में जीवाश्म पदार्थ क्या होता है, जीवाश्म पदार्थों की कमी हो जाती है और अत्यधिक भू परिष्करण क्रियाएं की जाती हैं अथवा बौछारी सिंचाई की जाती है। इससे बीजांकुरण में बाधा उत्पन्न होती है तथा वतान अच्छा न होने के कारण फसल की वृद्धि भी प्रभावित। अगर मृदा पे पपड़ी बन जाती है, मृदा पे पपड़ी जम जाती है, तो उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, दुष्परिणाम मिलते हैं कि मृदा में वतान यानी कि ऑक्सीजन जो वायु धारण क्षमता होती है वह कम हो जाती है। उसके साथ साथ जो बीज होते हैं, बीजों का बीजांकुरण में भी एक तरह से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और फसल की वृद्धि भी प्रभावित होती है। इसके लिए क्या है, बनी हुई पपड़ी को जो हमारी खेतों पे या कृषि योग्य जो भूमि है उस पे मृदा पपड़ी बनी हुई है, तो कृषि यंत्रों से तोड़कर भूमि में जैव पदार्थों की वृद्धि है तो जैविक पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। अगर खेतों में एक तरह से अगर पपड़ी बन जाती है, पपड़ी बनने के बाद क्या होता है कि खेत का जो हमारी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें वायु धारण वायु का और सूक्ष्म जीवों का, धूप का, सनलाइट का, इन सब चीज़ों का एक तरह से आदान प्रदान रुक जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसमें जो जैव पदार्थ होते हैं मृदा में, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनकी भी कमी होने लगती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके दुष्परिणामों के बारे में हमने चर्चा की कि बीजांकुरण में भी बाधा होती है और फसल उत्पादन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। आगे हम देखें जो चौथा पॉइंट है हमारा, कार्बनिक पदार्थों की कमी। क्या है? कार्बनिक पदार्थों की कमी। तो सामान्य खनिज भूमियों में औसतन 1 से 5% तक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। क्या होता है? सामान्य खनिज भूमियों में औसतन 1 से 5% तक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, जबकि कार्बनिक भूमियों में इसकी मात्रा 20% तक पाई जाती है। क्या की जाती है? सामान्य भूमियों की बात करें तो इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 1 से 5% तक ही पाई जाती है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ की। वहीं जो कार्बनिक मृदा होती है या कार्बनिक एक तरह से कार्बनिक भूमि होती है, उसमें मात्रा जो कार्बन की होती है वो 20% पाई जाती है। भूमि में विभिन्न जीवों की सामान्य क्रियाशीलता के लिए कार्बनिक पदार्थों का होना अति आवश्यक होता है। भूमि में इसकी कमी से इसके भौतिक, रसायन एवं जैविक गुणों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्या होता है कि भूमि जो है, मिट्टी है, कार्बनिक पदार्थ का, खेती योग्य भूमियों में कार्बनिक पदार्थ का होना बहुत ही आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। क्योंकि इससे क्या होता है, भूमि की जो अगर इसकी कमी होती है तो इसकी कमी से भूमि की रासायनिक या भौतिक जो दशा होती है, जो गुण होता है, उस पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। और सॉइल का जो एक तरह से मृदा हेल्थ जो होती है, मृदा स्वास्थ्य होता है, उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह जो है हमारी फसल उत्पादन के लिए एक तरह से हानिकारक होता है। पोषक तत्वों का ह्रास, ठीक है। तो कृषि एवं पशुपालन पर आधारित खेती पद्धति में पोषक तत्वों का ह्रास एवं प्राप्ति में न्यून अंतर होता है। क्या होता है? कृषि एवं पशुपालन पर आधारित जो खेती पद्धति होती है उसमें पोषक तत्वों का ह्रास एवं प्राप्ति में थोड़ा बहुत अंतर होता है, एकदम न्यून अंतर होता है, ना के बराबर होता है। किंतु यह अंतर जब सघन खेती या अवैज्ञानिक खेती पद्धति के कारण अधिक होने लगता है। क्या होता है? जब यह अंतर, ठीक है, जो कृषि योग्य आधारित भूमि होती है, कृषि या पशुपालन जो आधारित खेती पद्धति होती है, उसमें पोषक तत्वों का ह्रास जो है बहुत कम मात्रा में होता है, कम ज़्यादा होना उसका। तो लेकिन वहाँ पे फर्क कहाँ पे पड़ता है? जब संघनन खेती या अवैज्ञानिक जब सघन या अवैज्ञानिक खेती पद्धति के कारण अधिक होने लगे तो यह विकार का रूप ले लेता है। क्या होता है? विकार का रूप ले लेता है, ठीक है।
अब यह हमें उस टाइम क्या करना चाहिए कि हमें उस समय ऐसा प्रयास करना चाहिए दोस्तों कि जितना खेत में फसल उत्पादन के कारण पोषक तत्वों का ह्रास हो रहा है, उतना बायोमास या फिर जैव पदार्थ या फिर पोषक तत्वों को भूमि की प्राप्ति होती रहे, ताकि भूमि का जो संतुलन है, भूमि का जो स्वास्थ्य है, मृदा स्वास्थ्य है, वह बना रहे अच्छी तरीके से। ठीक है, पोषक तत्वों का ह्रास। अगला जो हमारा है पोषक तत्वों का अपधमन एवं उदलीयन। ठीक है, रन ऑफ एंड लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। अपधमन वर्षा जल के साथ मृदा की ऊपरी परत के कारण होता है। क्या होता है, जब वर्षा होती है, वर्षा जल के साथ जो है मृदा की ऊपरी परत में क्या होता है, अपधमन होता है। ठीक है, अपधमन वर्षा जल के साथ मृदा की ऊपरी परत के कण होते हैं। क्या होते हैं, मृदा की ऊपरी परत के कण होते हैं, जिन पर प्रायः पोषक तत्व आयन के रूप में चिपके होते हैं। क्या होता है, पोषक तत्व जो है आयन के रूप में उसमें चिपके होते हैं। वर्षा जल के उदलीयन द्वारा भी पोषक तत्व पानी में घुलकर पौधों की जड़ों की पहुंच से दूर नीचे की ओर बह जाते हैं। इसके अतिरिक्त लवणीय भूमियों में अधिक उदलीनता के कारण भूमि का पीएच बढ़ जाता है। क्या होता है, भूमि का पीएच बढ़ जाता है और भूमि की भूमि क्या होता है, क्षारीय हो जाती है। अधिक उदलीयन को रोकने के लिए मृदा में जीवाश्म पदार्थों को मिलाना चाहिए या फिर अपधमन को रोकने के लिए फसल प्रबंधन एवं यांत्रिक विधियों का सहारा लेना चाहिए। देखिए, पोषक तत्वों का अपधमन या उदलीयन, तो इसमें क्या है कि मृदा का वर्षा जल के साथ जो मृदा की जो ऊपरी परत होते हैं, मृदा के ऊपरी परत के जो कण होते हैं, वो वर्षा जल के साथ बह जाते हैं। क्या होता है, वर्षा जल के साथ धीरे धीरे वो बह जाते हैं। तो उससे क्या होता है, मृदा का जो एक तरह से मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी होने लगती है। ठीक है, पौधों की जड़ों से वह दूर होने लगते हैं। जो पोषक तत्व पानी में घुलकर पौधों की जड़ों की पहुंच से दूर हो जाते हैं और नीचे की ओर बह जाते हैं। इसके अतिरिक्त लवणी भूमियों में अधिक उदलीयन के कारण और मृदा का पीएच मान भी बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें फसल प्रबंध एवं यांत्रिक विधियों का सहारा लेना चाहिए। अगला है जलमग्नता एवं लवणता, वाटर लॉगिंग एंड स्टरलाइजेशन। विश्व में ऊसर प्रभावित भूमि का जो अनुमानित क्षेत्र है फल है लगभग 103 बिलियन हेक्टेयर है। कितना है, लगभग 120 बिलियन हेक्टेयर जो है, यह है विश्व में ऊसर प्रभावित भूमि। जो अनुमानित क्षेत्र है ऊसर से प्रभावित भूमि है जो, वो है लगभग 103 बिलियन। कितना है, इस पे ध्यान दीजिएगा, वह 103 बिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 412 मिलियन हेक्टेयर लवणी है। कितना है, 412 मिलियन हेक्टेयर लवणी भूमि है और 618 मिलियन हेक्टेयर क्षारीय भूमि है। कौन सी है, 600 हेक्टेयर क्षारीय भूमि है। तो सिंचाई का जल अधिकाधिक प्रयोग कर, विशेषकर बाढ़ सिंचाई विधि द्वारा सिंचाई भूजल स्तर में वृद्धि एवं जड़ क्षेत्रों में लवणीयन का प्रमुख कारण है। लवणीयन को रोकने के लिए सिंचाई की समूहत विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, जलमग्नता एवं लवणीयता। ठीक है, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इसको रोकने के लिए सिंचाई की समूहित विधि का उपयोग करना चाहिए, इससे बचने के लिए, ताकि मृदा का जो स्वास्थ्य है, क्योंकि मृदा जो है दिन प्रतिदिन ऊसर बनती जा रही है, बंजर होती जा रही है और क्या कहते हैं, आज के समय में मानव जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें अधिक अन्न की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन अधिक अन्न उत्पादन के साथ साथ हम यह भी देख रहे हैं कि मृदा में जो है मृदा का ऊसर बनना या बंजरीकरण भी होता जा रहा है, क्योंकि हम अधिक उत्पादन के चक्कर में, अधिक फसल उत्पादन के चक्कर में हम बहुत अधिक मात्रा में मृदा में रसायन पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं या फिर अवैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं। मृदा का बंजर होना, वनस्पति के एवं जंगलों के विनाश से मृदा में वर्षा जल का संग्रहण नहीं हो पा रहा है। जैसे देख रहे हैं, जैसे दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वनस्पतियां और जंगलों को काटा जा रहा है। मानव अपने विकास के लिए दिन प्रतिदिन पर्यावरण का संतुलन खराब करते जा रहा है, क्योंकि मानव जो है वह अपने उसके विकास के लिए जंगलों को काट रहा है। जैसे कि जिन क्षेत्रों में देखे होंगे आपके, बहुत क्षेत्रों में जंगल होंगे, वहाँ से सड़कें गुजर रही हैं, तो उनके वजह से क्या है, विकास, मानव अपने विकास की वजह से, विकास करने के कारण एक तरह से वनस्पतियों को और जंगलों को काटता जा रहा है। दिन पर दिन इनकी संख्या कम होती जा रही। अब उसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पे पड़ रहा है कि जल का जो वर्षा जल का संग्रहण नहीं हो पा रहा है और कम वर्षा के कारण भूमि जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे उपजाऊ कृषि भूमि बंजर में एवं कम उपजाऊ भूमि परिवर्तित होती जा रही। क्या हो जा रहा है, जब हम पेड़ पौधे दिन प्रतिदिन पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, पर्यावरण का संतुलन खराब होता जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में क्या हो रहा है कि जो वर्षा चक्र है वह भी प्रभावित हो रहा है और क्या कहते हैं, कृषि भूमि भी बंजर होती जा रही है, ऊसर होती जा रही है।
विषरक्त पदार्थों का एकत्रीकरण, ठीक है। आधुनिक कृषि की रसायनों पर निर्भरता ने भूमि एवं पौधों में विषरक्त पदार्थों के एकत्रीकरण को बढ़ावा दिया। जैसे आज आधुनिक कृषि जो हो रही है, किसान जो है, लोग अधिक मात्रा में फसल उत्पादन चाह रहे हैं या फसल उत्पादन कर रहे हैं, उसकी वजह से अधिक मात्रा में उत्पादन लेने के लिए किसान या लोग जो है वह क्या कर रहे हैं कि अधिक मात्रा में विषरक्त या रसायनों का उपयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वह विषरक्त की मात्रा जो है हमारी मृदा में या फिर फसलों में बढ़ती जा रही है, ठीक है। इनका एकत्रीकरण होता जा रहा है, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि हमारे वातावरण एवं जीवों दोनों के स्वास्थ्य के लिए अहितकारी है, ठीक है। और इनकी भूमि में अधिक जो है सांद्रता से केंचुए एवं अन्य मित्र सूक्ष्म जीव नष्ट होते जा रहे हैं। भूमि जल एवं संतुलित पोषक तत्व फसल को उपलब्ध करने में असमर्थ हो रहा है। जो भूमि है वह जो है पोषक तत्वों को फसल को उपलब्ध करने में असमर्थ हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम अधिक मात्रा में रसायनों का उपयोग करते जा रहे हैं, मृदा में विषरक्तता की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है, जो केचुए हो गए, किसान मित्र जिसे कहा जाता है, यह जो कुछ मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी फसल के लिए या फिर हमारे लिए लाभदायक होते हैं एक तरीके से, उनकी भी मात्रा क्या होती जा रही है, घटती जा रही, कम होती जा रही है। तो मृदा जो है फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में भी असमर्थ होती जा रही है। भूमि की जैव विविधता में कमी, ठीक है। तो सामान्य एवं स्वास्थ्य भूमियों में जीवाणुओं, फफूंदों, एक्नोमाइटोसिटीज, निमोटेड आदि सूक्ष्म जीवों की बहुलता एवं संतुलन बना रहता है, किंतु रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण इनकी संख्या क्या हो गई, ये सीमित हो गए। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं इसी चीज़ पे कि आज के समय में अधिक मात्रा में जो रसायनों का उपयोग होता जा रहा है, उसकी वजह से मृदा में जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं, जैसे जीवाणु हो गया, फफूंदी हो गया, निमोटेड हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, इनका संतुलन भी अब बिगड़ता जा रहा है। रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण इनकी संख्या सीमित होकर रह गई। कई प्रकार के अन्य जीव जैसे केचुए या अन्य सूक्ष्म जीव जो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, या भूमि से नष्ट होते गए हैं। आजकल आप देख रहे होंगे, एक समय ऐसा था कि भूमि में आप केचुओं की मात्रा अधिक देखने को मिलती थी, लेकिन आज का ऐसा समय है कि कहीं कहीं किन्हीं क्षेत्रों में केचुआ को देखने को ही मिल रहा है। और क्योंकि आज के समय में जैसे रोटावेटर का, कृषि यंत्र में रोटावेटर का उपयोग कर रहे हैं या फिर रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, जो केचुओं के स्वास्थ्य के लिए या छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता जा रहा है, ठीक है। आगे बात करें कृषि के पद्धति के विकास जिससे भूमि की जैव विविधता को अस्थायी रखा जा सके, जैसे कार्बनिक खेती, ठीक है। अगर भूमि की जैव विविधता को हम अस्थायी रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें अब कार्बनिक खेती की ओर देखना चाहिए, कार्बनिक खेती का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कार्बनिक खेती करने से एक तरह से देखा जाए तो जो मानव स्वास्थ्य के लिए जो कार्बनिक खेती से उत्पाद प्राप्त होता है वह काफ़ी अच्छा, उसकी जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, वह काफ़ी अच्छी होती है, और साथ ही यह कम लागत में होता है, और यह मानव स्वास्थ्य के लिए साथ साथ पर्यावरण के लिए भी एक तरह से लाभदायक होता है। मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न पूर्ति के लिए अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, तो मृदा दूषित होती जा रही है, मृदा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। फसलों एवं अनाजों के सुरक्षा के लिए बीडिसाइड, कीटनाशी एवं कवकनाशी रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। यह सभी न केवल मृदा को अनुपजाऊ बना रहे हैं बल्कि मृदा को विषैला कर दे रहे हैं और मानव के आर्थिक महत्व के जीवों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो है उद्योगों के अनेक प्रकार अपशिष्ट, जैसे शहर या गांवों से निकलने वाले कूड़ा करकट या फिर जो रसायन होते हैं वो निरंतर मृदा में क्या होते जा रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं, जिससे मृदा का जो प्रदूषण होता जा रहा है, मृदा का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। जैसे कुछ तरह के विषैले कृषि में उपयोग होने वाले विषैले रसायन की बात करें तो पहला अधिक विषैला हाई टॉक्सिक होता है, जैसे एल्डिडॉन, डाई एल्डिडॉन, आर्सेनिक, लेड, यौगिक, इतने आदि जो हैं ये अब अधिक विषैले होते हैं। कम विषैले की बात करें तो जैसे डीडीटी हो गया, मर्क्यूरी हो गया, लेड के यौगिक हो गए, ये थोड़ा सा कम विषैले होते हैं, लेकिन इन सब का उपयोग जो है मृदा को प्रदूषित करता जा रहा है। बीमार मृदा, सॉइल सिकनेस की बात करें या फिर पूछा जाए कि बीमार मृदा क्या है या सॉइल सिकनेस क्या है, तो भूमि की जो संघनन क्या है, भूमि की संघनन पद्धति, ठीक है, भूमि की संघनन पद्धति या लगातार सीमित फसलों के उगाने से उनमें पोषक तत्वों के असंतुलन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बीमार मृदा, जैसे बीमार मृदा, ठीक है, या फिर सॉइल सिकनेस की बात करें तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर
खेती भूमि में एक ही जो है फसल को बार बार उगाने से क्या होता है, उनमें पोषक तत्वों की मात्रा असंतुलित हो जाती है। क्योंकि जो फसलें होती हैं, हर प्रकार की फसलों में कुछ ऐसी फसलें होती हैं या जितनी भी फसलें होती है उनमें पोषक तत्वों की मात्रा को ग्रहण करने की जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो हम अगर एक ही फसल को बार बार उगाएंगे तो मृदा में क्या होता है कि एक ही जो न्यूट्रिएंट है उसकी कमी होती जाएगी। तो मृदा ऐसी स्थिति में क्या होता है कि असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब मृदा फसलों को समान परिस्थिति में भी संतुलित पोषक तत्व उपलब्ध कराने में फिर असमर्थ हो जाती है तथा फसलों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित होती है। इसे क्या कहते हैं, बीमार मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमार मृदा। ठीक है, सॉयल सिकनेस बोलते हैं। ठीक है, इसे सॉयल सिकनेस या क्या होता है कि किसी भी फसल को या संघनन या फिर लगातार सीमित फसलों को उगाने से मृदा में पोषक तत्व की मात्रा जो है असंतुलित हो जाती है। फिर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि मृदा में फसलों को सामान्य परिस्थितियों में भी संतुलित पोषक तत्व उपलब्ध कराने में क्या होती है, मृदा असमर्थ हो जाती है तथा फसल की वृद्धि एवं विकास प्रभावित होती है। इसे क्या बोलते हैं, बीमार मृदा बोलते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। जय हिंद।